हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिदम। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन ये भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअली में किसी भी क्यू से, जहां मतलब किसी भी प्रोसेस का एक रेशियो निकाला जाता है जिसे बोला जाता है हाईएस्ट रेस्पॉन्स, और उस रेशियो के बेस पे उन प्रोसेसेस को या उन जॉब्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट यानी कि HRRN शेड्यूलिंग जो है एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, यानी कि एक बार कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने के लिए चला गया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही उसे हटाया जाएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। अगर बात करें ये नॉन प्रिमिटिव, जैसे मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है, ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम भी है। देन व्हाई ऑप्टिमल एल्गोरिदम? वो एल्गोरिदम जो कि शेड्यूलिंग को बहुत बेहतर तरीके से करती है, ठीक है। एंड देन अगर देखें तो ये किसी इसका जो सिलेक्शन का जो तरीका होता है प्रायोरिटी असाइनमेंट का, ये काफी सारे ऑप्शंस को मिला करके बना होता है, इसलिए कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं किसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल चीजों को मिला करके ये हाई रेस्पॉन्स रेशियो क्रिएट करती है। देन उन रेस्पॉन्स रेशियो के अकॉर्डिंग ये जो है जॉब्स को प्रायोरिटी असाइन करती है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट जो हमारी एल्गोरिदम थी उसका एक मॉडिफाइड रूप ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट में जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, जब जॉब्स को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा था, वो चीज दूर कर दी गई है, यानी कि SJF का ऐसा अपडेटेड वर्जन जहाँ पे स्टारवेशन की कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब CPU ऑलरेडी कोई जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है तो जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो नेक्स्ट कौन सी जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए लेगा, जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसको वो लेगा, ठीक है। ना कि ये कि भाई बस टाइम कम है तो उसको पहले ले लो, ऐसे नहीं। जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे ज्यादा होगा उस जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए ये जो है सेलेक्ट करता है। अब ये रेस्पॉन्स रेशियो होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करता है हम देखते हैं, ठीक है। ये है भाई हमारा रेस्पॉन्स रेशियो, ठीक है। रेस्पॉन्स रेशियो कैसे निकाला जाता है कि किसी भी जॉब का हमें रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है तो उसका वेटिंग टाइम लीजिए प्लस उस जॉब का जो बर्स्ट टाइम है, यानी कितने टाइम के लिए उसको CPU चाहिए, कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूशन करेगा, वो टाइम और वेटिंग टाइम दोनों को जोड़ दीजिए। नाउ डिवाइड बाय उस जॉब का बर्स्ट टाइम जो है उसी से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम ऑफ दैट जॉब। जिस जॉब के लिए निकाले उसी जॉब का बर्स्ट टाइम में आएगा, ठीक है। अब इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं। इसके अंदर एक बार कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट हो गया तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा ये CPU से प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर सभी प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना। देन वेटिंग टाइम की मदद से जो है यहाँ पर हर एक जॉब का जो है रेस्पॉन्स रेशियो निकाला जाता है। देन जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे और जिसका लोएस्ट होता है उसको सबसे लास्ट में भेजते हैं। अगर किन्हीं भी दो प्रोसेस या दो जॉब्स का रेस्पॉन्स रेशियो इक्वल निकला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज में लेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में टाई कराया जाएगा, जिसका नंबर आया उसको पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे शेड्यूलिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पे इधर ये प्रोसेसेस आए हैं, टोटल 5 प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5। इनके बस टाइम में 3 6 8 4 5, यानी कि P1 3 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, P2 को 6 मिलीसेकंड चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, P3 को चाहिए 8 मिलीसेकंड, P4 को चाहिए 4 मिलीसेकंड, P5 को चाहिए 5 मिलीसेकंड फॉर एग्जीक्यूशन। अराइवल टाइम, P1 का अराइवल टाइम है 1, P2 का अराइवल टाइम है 3, मतलब ये 1 पे आया, तो मतलब 1 पे मतलब कि ये 0 पे नहीं आया, तो 0 से 1 CPU आइडल कंडीशन में, कोई जो भी नहीं है प्रोसेस होने के लिए, देखे तो बिल्कुल सही, 0 से 1 के बीच में CPU आइडल कंडीशन में था। वो CPU आइडल हमेशा क्यू के शुरुआत में या एंड में हो सकता है, मिडिल में कभी नहीं। स्टार्ट में जब कोई प्रोसेस या कोई जॉब नहीं आई आइडल है, जब सारी जॉब खत्म हो गई तो आइडल है। लेकिन जब क्यू के अंदर जॉब्स रखी हुई है तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जॉब पे ये मूव करता रहेगा, तब आइडल नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि क्यू के स्टार्ट में या क्यू के एंड में प्रोसेसर जो है CPU जो है आइडल रह सकता है। अराइवल टाइम 1, तो भाई ये 1 पे आया है, ठीक है। P2 जो है 3 पे आया है, P3 जो है 5 मिलीसेकंड पे आया है, P4 जो है 7 मिलीसेकंड पे आया है, P5 जो 8 मिलीसेकंड पे आया है। अब अगर इनको HRRN के अकॉर्डिंग हम जो अरेंज करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हर एक के वेटिंग टाइम पता करने होंगे। वेटिंग टाइम हर एक के पता लग गए, फिर हमें हर एक का रेस्पॉन्स रेशियो निकालना होगा। तो बाय डिफॉल्ट P1 सबसे पहले आया था, उससे पहले कोई जॉब नहीं थी, तो P1 का वेटिंग टाइम जो है कुछ है ही नहीं, एक तरह से 0 है, क्योंकि भले वो 1 पे स्टार्ट हुआ है लेकिन अराइवल टाइम उसका 1 है, वेटिंग टाइम उसका 0, आती है उसको CPU मिल गया, तो P1 का वेटिंग टाइम 0। P2 का वेटिंग टाइम कितना है भाई, अब P2 का वेटिंग टाइम जो है वो हो गया टोटल 4, ठीक है। देख लेते हैं हम, ये देखिए
P2 का जो वेटिंग टाइम है हमारे पास में, अगर हम देखें P2 का इसमें निकाल नहीं रखा है, P2 का हो तो पीछे ये रहा, लेकिन साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि क्या P2 को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि P2 आया 3 पे और ये कंप्लीट हो रहा है 3 मिली सेकेंड में 4 पे, तो उस समय तो कोई था ही नहीं। ओके, थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखिएगा, P1 जब आया अराइवल टाइम 1 मिली सेकेंड पे आया था, उससे पहले सीपीयू आइडल था, तो जैसे आया तो P1 इकलौता था, उसको सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। अब ये 3 मिली सेकेंड तक चलेगा, यानी कि 1 से लेकर के 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 पे जो है P1 एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट फ्री होकर चला गया, तब तक P2 जो है क्यू में आ चुका था, ठीक है, और P3 जो है वो 5 मिली सेकेंड पे आया, यानी कि बाय डिफॉल्ट जब P1 एग्जीक्यूट होकर निकला तब क्यू में सिर्फ और सिर्फ P2 बचा हुआ था, ओनली P2, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट P2 एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही P2 एग्जीक्यूशन के लिए गया उसके जस्ट 1 मिली सेकेंड बाद P3 जो है वो क्यू में आ गया, तो P3 वेटिंग में बैठा हुआ है, लेकिन P3 को कितना टाइम वेट करना है, 6 मिली सेकेंड, ठीक है, यानी कि 4 से अगर हम काउंट करें 6 तो 10 पे खत्म होता है, तो P2 जो है वो टोटल मिला करके 10 मिली सेकेंड पे फ्री करेगा सिस्टम को। लेकिन इस बीच में बेचारा P3 तो 5 पे आ गया, साथ के साथ P4 7 पे आ गया और P5 8 पे आ गया, यानी कि जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा था तब 3 प्रोसेस हो गए, P3 आ गया, P4 आ गया, P5 आ गया, तो P1 तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो चला गया, P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें जो है रिस्पॉन्स रेशियो किसका निकालना पड़ेगा, P3, P4, P5 का। तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, वेटिंग टाइम ऑफ द जॉब प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ द जॉब, इन दोनों का एडिशन कर दो, डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम ऑफ द जॉब से उसको डिवाइड कर दो। तो P3 के लिए निकाल लेते हैं, तो वेटिंग टाइम निकालते हैं इसका, तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम कि 10 में से 5, 10 में से 5 कैसे, मतलब कि टोटल मिला के जब P3 जो है एग्जीक्यूशन पे कब जा सकता है, जब P2 सीपीयू को फ्री कर देगा, और P2 कब फ्री करेगा भाई 10 मिली सेकेंड पे। अभी फिलहाल यहाँ P4 मत देखो, खाली P2 की तरफ देखो आप, P2 जो है इसको 10 मिली सेकेंड पे फ्री कर देगा, ठीक है भाई। तो P3 को टोटल कितना वेट करना पड़ा, 10 मिली सेकेंड सिस्टम स्टार्ट होने से लेकर के अभी तक, लेकिन P3 आया कब, यानी कि कंप्लीट टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय, सॉरी अगर हम निकालें यहाँ पे वेटिंग टाइम, तो टोटल जो है इसका हम क्या बोल सकते हैं कि अराइवल टाइम माइनस इसका बर्स्ट टाइम। तो भाई ये तो 10 पे स्टार्ट होगा, लेकिन इसका अराइवल टाइम तो 5 है, तो 10 माइनस 5 तो 5 हो गया, प्लस 8 इसका बर्स्ट टाइम है, 8 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 10 माइनस 5, ठीक है, ये हमारा हो गया 5 प्लस 8 हमारा हो गया, तो 9, 10, 11, 12, 13, 13 डिवाइड बाय 8, 1.625, ये इसका जो है रेशियो हो गया, रेस्पॉन्स रेशियो। अब P4 के लिए निकालते हैं हम, ठीक है भाई, ये है हम P4 के लिए, इधर P4 जो है वो 7 पे आया था, और P4 को कितना वेट करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि अभी तो फिलहाल P2 वेट कर रहा है, ठीक है, तो P4 भी फिलहाल क्यू में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी 10 वेट करना है, लेकिन वो तो 7 पे आया था, तो उसको एक्चुअली वेट कितना करना पड़ा, 10 माइनस 7, 3 मिली सेकेंड, ठीक है भाई, ये रहा 10 माइनस 7, 3, प्लस उसका जो है बर्स्ट टाइम कितना है, 4 मिली सेकेंड, तो 3 प्लस 4 यानी 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 4 5, 6, 7, 7 बाय 4 1.75 आ गया भाई। अब 5 जो है R5 P5 के लिए निकाल लेते हैं, तो इसका भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हुआ, तो इसका आ गया 1.4, तीनों के रिस्पॉन्स रेशियो हमने निकाल लिए। सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो किसका है, P4 का 1.75, तो यानी P2 जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके निकल जाएगा, ठीक है, तब तक 10 मिली सेकेंड हो चुके होंगे, और उस समय भले P3 पहले आया था P4 से, लेकिन P4 का रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है, तो हम P4 को भेजेंगे, देखिए भाई P4 को भेज दिया, और P4 पूरा 4 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर HRRN के अंदर क्या होता है, इस एल्गोरिथम में एक बार कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया तो जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा उसे हटाया नहीं जाएगा। तो P4 पूरे 4 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 10 to 14, ठीक है भाई। अब बचे P3 और P5, तो अगर P3 और P5 में से देखें तो P3 का रिस्पॉन्स रेशियो अभी ज्यादा है, ठीक है, और P5 का कम है, तो P4 के बाद में P3 जाएगा, ठीक है, ओके, एंड देन जाएगा हमारा P3। तो इस तरह से जो है ये एल्गोरिथम हमारी काम करती है, ओके। तो ये सब हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये टेबल देखें तो यहाँ पे हमें सब कुछ पता लग रहा है, ये प्रोसेस है, इनके अराइवल टाइम ये थे, इसी टाइम पे ये आए थे, बर्स्ट टाइम का इतना है, कंप्लीशन टाइम का इतना है, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। P1 का जो है 1 पे आया था, बर्स्ट टाइम 10 मिली सेकेंड आते एग्जीक्यूशन होने के लिए चला गया, 1 पे गया था तो 3 यानी कि 4 पे फ्री हो गया। इसका टर्न अराउंड टाइम देखे तो 4 माइनस 1, ठीक है, टोटल कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 4 माइनस 1, 3 इसका जो है टर्न अराउंड टाइम हो गया, ठीक है, एंड वेटिंग टाइम इसका हो गया 0। P2 का निकाला हमने, तो इस तरह से जो इसका कंप्लीशन टाइम 10 है, इसका टर्न अराउंड टाइम 7 है, इसका वेटिंग टाइम 1 है। P3 का जो है टर्न अराउंड टाइम 22 है, और क्या बोलते हैं P3 बेचारी सबसे लास्ट में ही ना, ये देखिए इधर, ओके।
फिर इसका जो वेटिंग टाइम हो गया 14 हो गया। फिर P4 का जो टर्न अराउंड टाइम 7 है, उसका वेटिंग टाइम 3 है। P5 का जो टर्न अराउंड टाइम 11 है, इसका वेटिंग टाइम जो 6 है। इस तरह से जो है ये चार्ट पूरा बन गया। ठीक है, अब एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो ये सबका वेटिंग टाइम है 0, 1, 14, 3, 6, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1, 14, 15 एंड देन 6 हो गया 21, 22, 23, 24 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितना है 5, 24 डिवाइड बाय 5, एवरेज वेटिंग टाइम आया 4.8 मिली सेकेंड, यानी हर एक जॉब को 4.8 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज जो है कि इसके अंदर अगर हम बात करें, ये बेटर परफॉर्मेंस देती है एसजेएफ के मुकाबले में। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है रिड्यूस करने पे फोकस किया जाता है फॉर द लॉन्गर जॉब्स, क्योंकि हर बार रिस्पॉन्स टाइम निकाला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर शॉर्टर जॉब्स को एनकरेज भी किया जाता है, मतलब लॉन्गर जॉब का वेटिंग टाइम कम किया जाता है। साथ के साथ शॉर्टर जॉब उनको एनकरेज करते हैं, तुम भी जाओ फटाफट जो है एग्जीक्यूट हो जाओ। साथ के साथ शॉर्टर जॉब को कुछ चीज के लिए एनकरेज किया जाता है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम अगर कम है तो तुमको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, इस एल्गोरिथम की मदद से थ्रू आउटपुट जो है इंक्रीज होता है ना। व्हाट इज थ्रू आउटपुट? किसी दिए हुए टाइम यूनिट के अंदर नंबर ऑफ जो है कितने टास्क जो है कितने जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट हुए, ये थ्रू आउटपुट कहलाता है। तो थ्रू आउटपुट इसके अंदर बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज, हर चीज का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो यहाँ पे इसका भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस शेड्यूलिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? बिकॉज वी कैन नॉट नो द बर्स्ट टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस इन एडवांस। हम किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम एडवांस में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इन दिस शेड्यूलिंग यहाँ पे जो है प्रोसेसर पे कई बार ओवरहेड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। व्हाट इज ओवरहेड कंडीशन? जब नंबर ऑफ प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद में भी नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ते जाते हैं, तो सीपीयू फाइनली एक ओवरहेड कंडीशन डिक्लेयर करता है और सभी प्रोसेस को फिर से अरेंज करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पहले से वेट कर रहे थे उन सबका वेटिंग हो गया खत्म, फिर से शुरू से अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिदम या शेड्यूलिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई अगर आपके मन में क्वेरी है या कोई चीज डिटेल में जानना चाह रहे हैं या कोई सजेशन या फीडबैक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको और मिलते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।